Yes guys, good afternoon all of you. So today we continue with chapter 6 in accounts, retirement of a partner, and today's sum is 12th sum, EMI. ठीक है, EMI यहाँ पे पार्टनर्स हैं, ये कोई मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं है, EMI पार्टनर्स का नाम है EMI. ठीक है, और यहाँ पे तीसरा पार्टनर रिटायर हो रहा है, ध्यान देना. दोनों सम में एक ही पॉइंट है जो मेन पॉइंट है और सेम पॉइंट ही है, हल्का हल्का 19-20 का आपको डिफरेंस दिखेगा. ठीक है, जो 19-20 का डिफरेंस बोलते हैं हल्का हल्का सा, और वो ही मेन पॉइंट है, ध्यान रखना और अच्छे से समझने की कोशिश करना. देखो 12th सम में EMI हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो दे रखा है 5:3:2, आपके पास ओल्ड रेशियो दे रखा है. ठीक है, और यहाँ पे आपको बोला गया है आई रिटायर हो रहा है. सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट हम लोग देख लेते हैं. EMI का ओपनिंग कैपिटल दे रखा है 60, 30, 50, जो हम कॉपी कर देंगे. ये चीज़ें अब सबको आनी चाहिए. यहाँ सबसे पहले सम कहाँ से चालू होता है, रेशियो देखा जाता है. रेशियो के बाद सबसे पहला काम जो है आपको बैलेंसेस कॉपी करने हैं, एक तो इसका और एक इसका. समझ में आया? तो ओपनिंग बैलेंस कितना है, 60, 30 एंड 50. सो 60, 30 एंड 50. ठीक है, ओपनिंग कैपिटल मतलब ओपनिंग बैलेंस, जिसको बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कहा जाता है. यहाँ पे भी वही आएगा, लेकिन हम डेबिट साइड लिख रहे हैं इसलिए 2 आएगा. 2 बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड. कैश का कितना है, 22,000. ठीक है, इतना कॉपी कर लेने के बाद हम लोग यहाँ पे ओल्ड बैलेंस शीट के क्या क्या आइटम्स दे रखे हैं वो खाली देख लेने के एक बार. देखो रिजर्व फंड दिया हुआ है. रिजर्व फंड GR की तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है एट द एंड ऑफ द ईयर. वो कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता यहाँ पे, कभी भी यूज नहीं होता है. वो एट द एंड ऑफ द ईयर हमेशा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट ही होगा. वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये नाम याद रखना, क्योंकि वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड जो है वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी में जाएगा. क्रेडिटर्स भी लायबिलिटी है. बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर्स में ऑलरेडी BDR कितना मेंटेन किया हुआ है, 2000. मतलब ऑलरेडी हमने प्रॉफिट में से BDR बना के रखा है, कितना, 2000. और कैश का ओपनिंग बैलेंस हम कॉपी कर चुके हैं. अब जो पहली पॉइंट है वही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना. आपको क्या समझ में आ रहा है रीड करने पर वो भी सोचो थोड़ा. देखो आईज प्रॉफिट शेयर, आई रिटायर हो रहा है. ठीक है, आई रिटायर हो रहा है तो हमेशा रिटायर्ड पार्टनर क्या करता है, सैक्रिफाइस करता है. ये फिक्स है, बराबर, इतना फिक्स है कि रिटायर्ड पार्टनर हमेशा सैक्रिफाइस करता है. और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, उन दोनों में से किसी एक को गेन होता है या दोनों के दोनों को गेन होता है. डिपेंड है क्वेश्चन पे, यहाँ सिचुएशन पे डिपेंड है. कंपलसरी नहीं है कि दोनों को गेन होगा, हाँ, लेकिन दोनों में से एक को तो गेन होगा ही. लेकिन ये कंपलसरी है, रिटायर्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करता ही करता है. ठीक है, तो आई का जो प्रॉफिट शेयर है, मतलब आई का जो हिस्सा है, प्रॉफिट शेयर मतलब प्रॉफिट में उसका शेयर मतलब उसका हिस्सा. किसका, आई का. आई कौन है, रिटायर्ड पार्टनर है. ठीक है, रिटायर्ड पार्टनर का जो हिस्सा है दैट विल बी गेन्ड बाय E&M इन द रेशियो ऑफ 2:3. आई जा रहा है तो अब आई का जो हिस्सा रह गया, ये कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं. ठीक है, 2 पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस, तो आई का जो हिस्सा है वो कहाँ जाएगा भाई, वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. तो आई का हिस्सा था कितना, वो ओल्ड रेशियो में से मिलेगा. आई का हिस्सा कितना था भाई, 5:3:2, मतलब 2/10. आई का हिस्सा था, आई का शेयर था 2/10. आई जा रहा है तो वो हिस्सा कहाँ जाएगा भाई, इन दोनों में ही बटेगा. लेकिन इन दोनों में क्या इक्वली बटेगा, ऐसा कोई रूल नहीं होता है. अगर नहीं लिखा हो तो आप ये नहीं समझना कि ऐसा कोई रूल है कि इक्वली बटेगा, कुछ ना कुछ होगा. इक्वली कभी भी आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, लिखा है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो यहाँ पे बोला गया है कि आई का जो प्रॉफिट शेयर है, मतलब जो 2/10 है, वो E और M में क्या हो रहा है, बट रहा है. लेकिन कौन से रेशियो में, 2:3 में. ठीक है, 2:3 में. तो 2:3 क्या है, गेन रेशियो है, लेकिन गेन शेयर नहीं है आपके पास. ये पॉइंट थोड़ा सा नया है, लेकिन इतना भी नया नहीं है. आप सिंपल, आपको अकाउंट्स नहीं आता है तभी भी आप समझ सकते हो ये पॉइंट को. यहाँ पे क्या बोला गया है, आई का जो हिस्सा, आई जा रहा है, आई का हिस्सा है जो 2/10. ठीक है भाई, मैंने जैसे आपको पहले समझाया है कि भाई पिज़्ज़ा या रोटी ले लो. ठीक है, पिज़्ज़ा या रोटी में से एक टुकड़ा अगर तुम सपोज कर लो, पिज़्ज़ा के 4 इक्वल टुकड़े कर रहे थे, उसमें से 3/4 जो है वो पुराने पार्टनर ले रहे हैं, मतलब 2 पार्टनर ले रहे हैं, और 1/4 ये नया पार्टनर ले रहा है. अब ये पार्टनर चला गया तो अभी भी पिज़्ज़ा तो पूरा ही बन रहा है. तो वो जो 1/4 पीस ले रहा था पहले, जो रिटायर्ड पार्टनर है, वो पीस अब कहाँ जाएगा, इन दोनों में बटेगा, इन दोनों में. लेकिन भाई ऑलरेडी उनके पास कुछ ना कुछ शेयर तो था ना,
समझ में आ रहा है? ऑलरेडी उनके पास कुछ ना कुछ शेयर था, तो यहां पे भी ई और एम के पास कुछ ना कुछ तो शेयर था ही, बराबर। और इसके अलावा क्या हो रहा है, आई जा रहा है, आई का जो 2/10 शेयर है उसमें से कुछ हिस्सा ई को मिलेगा, कुछ हिस्सा एम को मिलेगा। तो यहां पे आप क्या फाइंड कर रहे हो पता है, यहां पे देखो वैसे गेन रेशियो तो दे रखा है, एक्चुअली हम लोग गेन शेयर क्यों निकालते हैं, गेन रेशियो के लिए, तो गेन रेशियो तो ये रहा, तो फिर हम ये मगजमारी क्यों कर रहे हैं न्यू रेशियो के लिए। अब आप बोलोगे सर अभी तक हम जो सीखे हैं हमको तो न्यू रेशियो पहले चाहिए होता था गेन निकालने के लिए। जैसे मैंने आपको क्या समझाया है कि एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों ही चैप्टर में अगर न्यू रेशियो दे रखा हो तो ये लोग क्या बोलना चाहते हैं कि आप फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। इस चैप्टर में अगर न्यू रेशियो दे रखा है तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये फॉर्मूला यूज करो, किसका, गेन का। अगर न्यू रेशियो है, ओल्ड रेशियो तो पार्टनरशिप के चैप्टर में होता ही है, ठीक है। ओल्ड रेशियो पार्टनरशिप के चैप्टर में होता ही है, क्योंकि नहीं होता है तो आप इक्वली ले लोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे रखा है, मतलब इस चैप्टर में, रिटायरमेंट के चैप्टर में, ये लोग बोलना चाह रहे हैं आप लोग गेन शेयर निकालो। लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है भाई, यहाँ पे कोई न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है और आपके पास उल्टा गेन रेशियो दिया हुआ है। गेन रेशियो दिया हुआ है तो उल्टा बात खत्म हो गई ना, क्योंकि आपको जो एंट्री करनी होती है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस्ड पार्टनर, उसके लिए ही तो आपको गेन रेशियो चाहिए होता है। और देखो गेन रेशियो दोनों का दिया हुआ है, मतलब दोनों को गेन हो रहा है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं दोनों को गेन हो रहा है, ठीक है। एक का तो रेशियो नहीं, एक का रेशियो होता ही नहीं है, क्योंकि हिस्सा एक का होता ही नहीं है। समझ में आया? अगर दोनों का रेशियो दे रखा है, ध्यान से सुनो, अगर दोनों का रेशियो दे रखा है इसका मतलब है दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को गेन हो रहा है। समझ में आया? तो आपकी एंट्री तो बन गई, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर, अमाउंट भी निकल जाएगा आपका। तो फिर ये न्यू रेशियो का क्या चक्कर है भाई, न्यू रेशियो निकाली क्यों रहे हैं? उल्टा न्यू रेशियो तो पहले हमको चाहिए होता है गेन फाइंड करने के लिए, ये तो गेन दिया हुआ है तो न्यू क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि लास्ट की पॉइंट में बोला गया है कि आपको क्लोजिंग कैपिटल न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो 7th पॉइंट में लिखा हुआ है EMM विल मेंटेन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ₹1 लाख, ठीक है। ई और एम का टोटल बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड भी दे रखा है, 1 लाख रुपया पहले से इन्होंने दिया है, और उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है? अब न्यू रेशियो का है भैया, न्यू रेशियो तो है ही नहीं, तो न्यू निकालना है। अब न्यू का आपको फॉर्मूला बताता हूँ कैसे बनता है। देखो अगर हमारे पास ऑलरेडी कुछ शेयर है और हमें जो मिला, देखो जो हमारे पास ऑलरेडी शेयर है वो होता है ओल्ड, उसे ओल्ड शेयर कहा जाता है। और अभी इस बंदे से सैक्रिफाइस्ड, जो रिटायर्ड पार्टनर है उसने सैक्रिफाइस किया, तो उस बंदे से मुझे कुछ मिला, मतलब गेन हुआ, ठीक है। तो ओल्ड प्लस गेन इक्वल्स टू न्यू होता है, ओल्ड प्लस गेन इक्वल्स टू, चलो गेन का फॉर्मूला पता है, गेन का फॉर्मूला पता है, न्यू माइनस, बराबर, ये फॉर्मूला होता है। हमको किसका चाहिए? मैथ्स आता है थोड़ा बहुत, माइनस ओल्ड इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गेन प्लस ओल्ड, मतलब ओल्ड प्लस गेन, जो मैंने अभी बताया वो उसी में से बन जाता है। लेकिन आप प्रैक्टिकली समझो, अगर आपको याद नहीं आता है तो बना देना इस तरह, ठीक है। लेकिन समझो कि नया बनेगा कैसे, नया किसको बोला जाता है, जो आपके पास था वो तो है ही, प्लस जो आपको गेन हुआ, तो ओल्ड प्लस गेन इक्वल्स टू हो जाता है न्यू। समझ में आया? तो यहां पे आपके पास गेन रेशियो दे रखा है, लेकिन आपको न्यू निकालना है, ठीक है। तो न्यू मतलब क्या, न्यू शेयर। न्यू शेयर कैसे निकलेगा, ओल्ड प्लस गेन, ठीक है। और न्यू किसका निकलेगा, रिटायर्ड पार्टनर का तो निकलेगा नहीं, क्योंकि वो तो है ही नहीं अभी, ठीक है। ई और एम का एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का, मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर का ओल्ड शेयर ई का कितना है, 5/10, और इसको गेन कितना हो रहा है भाई, इसको गेन हो रहा है 2/5, है ना। इसको गेन हो रहा है 2/5 गेन हो रहा है, ये तो गेन रेशियो है। देखो पॉइंट देखो, फिर से देखो पॉइंट, आई का जो प्रॉफिट शेयर है वो ई और एम में बांटना है इस रेशियो में, तो जो दिया हुआ है वो गेन रेशियो है, ठीक है। लेकिन गेन रेशियो में से गेन शेयर नहीं मिलेगा, गेन शेयर आपको निकालना है, आपको गेन शेयर। देखो डायरेक्ट स्टेप भी होता है, मैं आपको बताता हूं। देखो आपको गेन निकालना है, किसका गेन निकालना है, ई का। ई को गेन कितना हुआ, जितना आई ने दिया,
जितना आई ने दिया। तो आई का शेयर कितना था 2/10, क्या 2/10 उसने पूरा ई को दे दिया? नहीं, उसमें से दिया। कितना दिया? ये रेशियो में 2:3। तो आई का जो शेयर था उसमें से उसने 2/5 शेयर दिया ई को, ठीक है। 2/10 में से मतलब इनटू का, उसका जो भी शेयर था उसका 2/10 का, क्या का, कितना 2/10 का 2/5, 2/10 में से 2/5, ठीक है। तो यहां पे ये हो गया 5/10, ये हो गया 4/50। समझ में आया? अब इसका एलसीएम लो, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कर दो 50 एलसीएम ले ले, क्योंकि ये दोनों टेबल 50 मतलब इन दोनों के टेबल में 50 आ रहा है। तो 10 5 ऊपर भी 5 यहाँ पे ऑलरेडी 50 है तो ऊपर वाला नंबर सेम। सो 29 ये आया न्यू शेयर, ठीक है, किसका? ई का। उसी तरह एम का निकालेंगे। एम का ओल्ड शेयर कितना है? 3/10, ठीक है। अब अगेन ये ओल्ड शेयर है। अब एम को गेन कितना हो रहा है? कहां से हो रहा है? आई के शेयर में से उसको मिल रहा है। देखो आई के शेयर में से 2/10 में से इसको कितना मिला? ई को 4/50 मिला, ठीक है। 2/10 में से कितना मिला उसको? 4/50। तो उसी तरह 2/10 में से इसको कितना मिल रहा है? 3/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/10 प्लस 6/50। अगेन आप एलसीएम ले लो, दैट इज 50। यहाँ पे ऊपर नीचे आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे ऑलरेडी 50 है। सो 21/50, ठीक है। समझ में आया? तो ये आपका न्यू रेशियो आ गया। न्यू रेशियो, क्योंकि देखो न्यू रेशियो कैसे निकाला जाएगा? इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाले नंबर ले लो 29:21। यही तुम्हारा अलग और मेन पॉइंट है, बाकी कुछ भी नहीं है। सब में थोड़ा प्रैक्टिकली जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। एक तो आपको फॉर्मूला याद रखने का कि गेन का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, तो उसी फॉर्मूला में से आप न्यू का बना दो, न्यू का बन जाएगा ओल्ड प्लस गेन। और प्रैक्टिकली सोचो ना भाई, हर चीज़ आप अकाउंट्स के हिसाब से क्यों सोच रहे हो? आपको न्यू बनाना है तो मेरे पास भाई ऑलरेडी है, वो तो ओल्ड है, ऑलरेडी है, प्लस मुझे जो मिला किसी से, ठीक है, वो गेन हुआ। मिला मतलब क्या हुआ? गेन हुआ। तो ओल्ड प्लस गेन वो नया हुआ ना, क्योंकि पुराना कुछ और था। अब जब गेन हुआ तो गेन मैंने ओल्ड के साथ प्लस किया तो क्या बना? नया बना। ये हो गया न्यू। न्यू इक्वल्स टू ओल्ड प्लस गेन। तो ओल्ड तो आप सीधे से लिख दोगे, लेकिन गेन कैसे निकालोगे? ये जो दिया हुआ है वो गेन नहीं है भाई, ठीक है। वो तो रेशियो है कि आपको आई का शेयर इस रेशियो में मिला, तो आई का शेयर 2/10 था। 2/10 में से कुछ हिस्सा ई को मिलना है, 2/10 में से कुछ हिस्सा एम को मिलना है, वो हिस्सा दिया हुआ है। तो 2/10 में से कितना ई को मिलना है? 2/5, क्योंकि 2:3 का रेशियो है। और 2/10 में से एम को कितना मिलना है? 3/5। वो हमने किया यहाँ पे, 2/10 में से 2/5, 2/10 में से 3/5। तो ये गेन है, ये गेन वाला पार्ट है। तो ओल्ड प्लस गेन किया तो आपको मिल गया न्यू, ठीक है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब हमने डिनोमिनेटर हटा दिया तो हमको रेशियो मिल गया, क्योंकि हमको न्यू रेशियो चाहिए, न्यू शेयर नहीं चाहिए। समझ में आया? बाकी सारी पॉइंट्स वैसी ही है, ये ही सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी। अब देखो फर्म की गुडविल कितनी है, बाकी पूरा सेम पॉइंट ही है। न्यू गुडविल ऑफ द फर्म, न्यू गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 1 लाख। अब आपको क्या करना है? इसमें से रिटायर्ड पार्टनर का शेयर निकालना है। शेयर ऑफ आई इन न्यू गुडविल, ठीक है। 1 लाख में से इसका कितना शेयर है? 2/10, तो आ जाएगा 20,000। ये 20,000। बस अब आप एंट्री बना दो, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर गेन, क्योंकि गेन रेशियो दोनों का है, मतलब दोनों को गेन हो रहा है। तो ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आईज कैपिटल। आई का शेयर कितना निकला? 20,000। 20,000 को आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो, सॉरी 2:3 में, 8 और 12 आएगा, ठीक है। 20,000 इंटू 2/5 और 20,000 इंटू 3/5 करोगे तो 8 और 12 आ जाएगा। अब इसकी पोस्टिंग कर दें। ई और एम का खाता डेबिट हो रहा है, तो ई और एम के खाते में डेबिट साइड आपको लिखना है 8,000 और 12,000।
टू आई इज कैपिटल। ठीक है, आई का खाता 20,000 से क्रेडिट हो रहा है, लेकिन इसके दो रीजन है, तो इकट्ठा आपको 20,000 नहीं लिखना है। ठीक है, आई के खाते में 20,000 आ गया बाय ईज कैपिटल एंड बाय एम्स कैपिटल। आया समझ में? क्लियर है? ओके। नाउ देखो, बेड डेप्थ रिजर्व ऑन डेटर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10%। बीडीआर हमको 10% से इंक्रीज करना है। ठीक है, आपके डेटर कितने के? 40,000 के। जो भी बीडीआर है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे बोला गया है और आप 10% इंक्रीज करो। ठीक है, आपका डेटर 40,000 का है, ऑलरेडी आपके पास बीडीआर कितना है? 2,000 है, लेकिन आपको 10% और इंक्रीज करना है। 10% कितना हुआ? 4,000। तो 4,000 इंक्रीज करना है, 4,000 रखना नहीं है, मतलब 6,000 हो जाएगा। 2,000 ऑलरेडी था और 4,000 इंक्रीज करना है, तो हो गया 6,000, तो बाहर आ जाएगा। लेकिन अभी आपने क्रिएट कितना किया? 4 किया, तो प्रॉफिट घटेगा कितना? 4,000 से, अभी 6,000 से नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने 2,000 का फंड तो आपके पास रिजर्व था, तो प्रॉफिट घटेगा तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड, लेकिन लिखोगे 4,000। इसके बाद देखो, बिल्डिंग की वैल्यू 110% हो गई। मैंने क्या बोला? हर अमाउंट अपने आप में 100% होता है, लेकिन बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई है? 110% हो गई है। ठीक है, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 110%। तो बिल्डिंग कितने की है? 1,20,000। तो कितना कर देंगे उसका? इंक्रीज करेंगे 10%, क्योंकि हमको कितनी दिखानी है? 110% पे दिखानी है। ठीक है, ऑलरेडी बिल्डिंग जो है वो 100% है, आपको 110% दिखाना है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो कि क्या? हाँ, नहीं, बिल्डिंग की वैल्यू 110% दिखानी है। ठीक है, बिल्डिंग की जो वैल्यू है, जो बुक वैल्यू है, वो तो 100% है। ठीक है, आपको क्या करना है? उसको 110% दिखाना है। तो 100% अगर 1,20,000 है, तो 110% कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या फिर आप खुद सोच लो कि ये 100% है, 110% दिखाना है, मतलब 10% इंक्रीज करना है। सो बाय बिल्डिंग इट इज 12,000। इसके बाद देखो, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। मशीनरी की वैल्यू 10% से कम हो रही है। मशीनरी कितने की? 80,000। 80,000 में से आप डेप्रीशिएट कर दोगे 8,000। सो टू मशीनरी 8,000। इसके बाद देखो, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹24,000 is paid for the year ending on 30/6/2017. Annual insurance premium of ₹24,000 is paid for the year ended on 30/6/2017. क्या मतलब हुआ इसका? यस राधा, मैं 2 बार जब रीड कर लेता हूँ तब आपका ध्यान कहाँ होता है भाई? जब पूछते हैं तो फिर तीसरी बार ध्यान देते हो आप लोग। हमने 24,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम एनुअली पे कर दिया, उसमें से वो 30/6/2017 को ख़त्म हो रहा है। अपने का ईयर 31/3/2017 को ख़त्म हो जाएगा, मतलब 3 महीने और ज़्यादा पे हो गया। ये पूरे साल का पे किया है हमने? एनुअल पे लिखा है, वही पूछ रहा हूँ, पूरे साल का पे किया है। देखो, ये 24,000 पूरे साल का है, मतलब 12 मंथ्स का है। मैंने ऐसे नहीं बोला कि वो करंट ईयर का है, मैंने बोला वो 12 मंथ्स का है, क्योंकि एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है। एनुअल मतलब पूरे साल का, मतलब 12 मंथ्स का। लेकिन यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि वो करंट ईयर का है। और काफ़ी बार आप बोलोगे कि सर वैसे तो हम करंट ईयर का ही लेते हैं, लेकिन डेट मेंशन है ना भाई, डेट मेंशन है। डेट बोली है कि 30/6 को साल खत्म हो रहा है। किसका? हमारा नहीं, ये इंश्योरेंस प्रीमियम का। तो साल खत्म हो रहा है, मतलब साल चालू भी हुआ होगा, और कोई भी साल 12 महीने का ही होता है अपना। ठीक है, तो 30/6 को खत्म हो रहा है, तो 3 महीने एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, अपने करंट ईयर में खाली 9 महीने ही आ रहे हैं, क्योंकि देखो 30/6 को खत्म हो रहा है, मतलब 1/7/2016 को चालू हुआ होगा, 1 साल पहले। तो 1/7 से लेके 31 मार्च 2017 तक कितने महीने हो रहे हैं? 9 महीने। मतलब जब अपना साल खत्म हो रहा है तब तक उसमें कितने आ रहे हैं? 9 महीने। तो हमको 9 महीने का ही दिखाना है, लेकिन हमने कितना दिखा दिया है? हमने पूरे साल का दिखा दिया, लेकिन 3 महीने अपने करंट ईयर में
नहीं आ रहे हैं, तो वो क्या कर देंगे, वो हम माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, जैसे फाइनल अकाउंट्स में आप करते थे, आप लिखते थे टू इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस प्रीपेड 6000, ये प्रीपेड हुआ क्योंकि अगले साल का खर्चा हमने अभी पे कर दिया है। ठीक है, आपने 12 मंथ्स का ही पे किया, क्योंकि देखो इंश्योरेंस का अमाउंट आपको 12 मंथ्स का ही पे करना था, आपने 12 मंथ्स का ही किया, वहां पे कोई 9 महीने का पे नहीं किया है। लेकिन जो हमारे अकाउंट्स हम बना रहे हैं ना, वो 31 मार्च तक बना रहे हैं। हमारा जो अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, 31 मार्च को हमारा करंट ईयर खत्म हो जाता है, फाइनेंशियल खत्म हो जाता है। तो 31 मार्च तक अपने यहाँ पे इंश्योरेंस का कितने महीने आ रहे हैं, 9 महीने। देखो इंश्योरेंस चालू हुआ होगा आपका 1/7/2016 और इसका ईयर खत्म हो रहा है 30/6/2000, तो ये 12 मंथ्स होते हैं। अपन ने 12 मंथ्स का ही पे किया है 24,000 रुपीज। ठीक है, लेकिन भाई अपना करंट ईयर बीच में खत्म हो जा रहा है ना, 31 मार्च 2017 को खत्म हो रहा है, तो यहां से लेके यहां कितने महीने आ रहे हैं, 9 महीने। तो 9 महीने तो अपने करंट ईयर में आ रहे हैं। 9 महीने का जो अमाउंट हमने पे किया वो तो अपने करंट ईयर का खर्चा है, लेकिन आगे के 3 महीने का जो अमाउंट है वो हमारे करंट ईयर का खर्चा नहीं है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, प्रीपेड हुआ। प्रीपेड मतलब अगले साल का खर्चा हमने इस साल में पे किया है, जो इस साल का नहीं है तो वो यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पे हम फाइनल अकाउंट्स की तरह नहीं करते। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लिखना है कि टू इंश्योरेंस प्रीमियम 24,000 माइनस प्रीपेड 6,000, यहाँ पे ऐसा नहीं करते। यहाँ पे जो अमाउंट आपको माइनस करना है वो इस साइड दिखा देते हैं, क्योंकि वो हमारी क्या है, एसेट्स है। कोई भी प्रीपेड क्या होती है आपकी, एसेट्स होती है, ये 6000। ठीक है, और प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम यहां दिखा देंगे हमारी एसेट्स है। तो समझ में आया, समझ में आया। यहाँ पे आपको 24,000 और ये सब लिखना ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या दिखाते हैं कि एसेट्स मतलब प्रॉफिट या लॉस दिखाते हैं खाली। ठीक है, तो अपना जो एसेट्स है वो हमेशा किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। अगर कोई भी चीज़ आपकी एसेट्स बन रही है तो हमेशा इस साइड जाएगी। एसेट्स अगर इंक्रीज हो रही है, एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड। ठीक है, फायदा है तो इस साइड, नुकसान है तो डेबिट साइड। सेट। नाउ लास्ट वाली पॉइंट हम लास्ट में ही सॉल्व करेंगे। अब आ जाओ ओल्ड बैलेंस शीट पे। रिजर्व फंड 50,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तीनों पार्टनर्स में। 50,000 को 5:3:2 में 25,000, 15 और 10। ठीक है, फिर वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड ये सेम आ जाएगा, कितना है ये, 30,000। क्रेडिटर्स कितने के हैं, 70,000। फिर बिल्डिंग 1,20 हो गया, मशीनरी हो गई, स्टॉक और डेटर्स हो गए, कैश हो गया। ठीक है, अब रीवैल्यूएशन टैली कर लें पहले हम लोग। 18,000, दिस इज 18,000। टू पार्टनर्स कैपिटल, दिस इज 6,000। EMI, ठीक है, 5:3। 3,000, 2,000, 1,000 क्या 2,000 1,000, 3:2:1 थोड़ी है, 5:3:2 है। बिना निकाले कैसे बोल दिया 2,000 1,000। ठीक है, 3,000, 1,800 और 1,200, तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक और चीज़ दे रखी है, न्यू रेशियो हमने निकाल दिया है। वैसे भी कितना था न्यू रेशियो, 29:21। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला, ई और एम जो है अपना क्लोजिंग कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं किसमें, न्यू रेशियो में। और क्लोजिंग कैपिटल है कितना, पहले से ही दे रखा है। ये क्या हुआ, ये डायरेक्टली नहीं हुआ, ये इनडायरेक्टली काम हुआ, अपने आप आ गया। अब अपने आप आ गया तो देखो आज के स्टेटमेंट में लिखा नहीं है कि आप डिफरेंस अमाउंट में बाय बैंक या टू बैंक या करंट अकाउंट, ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है, लेकिन होगा, वो होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे एक चीज़ आप लिख सकते हो डायरेक्टली बाय बैलेंस टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। 1,00,000 को आप न्यू रेशियो 29:21 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 58 और 42। ठीक है, अच्छा ये अमाउंट आ गया तो यहां हम लिख सकते हैं ना, पार्टनर्स कैपिटल EM 58:42, ये हो गया 1,00,000। ठीक है, आई का हिसाब किताब कर दें पहले। आई का कितना निकल रहा है देखो,
81 200 में से कुछ भी अपना नहीं निकल रहा है तो वो पूरा का पूरा हम एज ए लोन रख रहे हैं क्योंकि पेमेंट कर नहीं रहे हैं, लिखा हुआ नहीं है। तो 2I इज लोन, ये हमारी लायबिलिटी है। यहाँ पे तो आप I इज लोन कितना 81 200। अब आप चाहो तो आप लायबिलिटी साइड का टोटल कर सकते हो ना। लायबिलिटी साइड का टोटल तो हो जाएगा ना, सारा अमाउंट आ गया। देखो पार्टनर्स कैपिटल का अमाउंट आ गया, लेकिन बाद में पहले कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने बोला चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन एसेट साइड का टोटल नहीं आएगा, बाकी रहेगा। मैं आपको बाद में बताता हूँ कि उल्टा टैली भी कैसे होता है। अभी रिटायरमेंट के पीछे पीछे वाले सम्स जो हैं वो उल्टे टैली होंगे। बहुत बार बैलेंस शीट से अपने को टैली करना है, बहुत बार यहाँ से टैली करना होता है कैश अकाउंट से। ये सम भी अच्छा ही है, देख लो, और नेक्स्ट सम भी इसका अच्छा ही है। अब यहाँ पे देखो हमने ऑलरेडी ये लिख दिया पहले से ही, ये पहले से लिखा था। आप दोनों साइड का टोटल चेक करो कौन सा टोटल ज़्यादा है। ये ज़्यादा है कितना 88, तो यहाँ पे भी 88,000। मेरे साथ करो, अपने हिसाब से नहीं करो, तुमको चैप्टर आता नहीं है हर पॉइंट कि तुम ई का टोटल करके एम का टोटल कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई? पहले ई को कंप्लीट करो। यहाँ पे 88,000, यहाँ पे कितना आएगा? अब 22,000 की कमी है तो 22,000 कहाँ आएगा? यहाँ पे ऊपर आएगा, बैलेंस से ऊपर आता है सब कुछ। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? टू कैश अकाउंट। अब इतना कैश हम उसको पे कर रहे हैं, किसको? ई को। डेबिट साइड आया, अगर डेबिट साइड कमी आ रही है मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं, इस साइड कमी आई मतलब पैसा आ रहा है, तो हम पे कर रहे हैं कितना? 22,000। किसको पे कर रहे हैं? ई को। अब एम का दोनों साइड का टोटल करो, किस साइड का टोटल ज्यादा है? किस साइड? क्रेडिट साइड का ज्यादा नहीं है, डेबिट साइड का ज्यादा है 54,000। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 54,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना कम है देखो, सॉरी कितना? 7,200, ठीक है। अब इस साइड कमी है मतलब पैसा आ रहा है, ठीक है, पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे 7,200 आएगा। और कौन लेके आया? एम। अब यहाँ पे कर दो आप 29,200 और ये भी 29,200, ये 7,200 बचा बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा कैश बैलेंस कितना? 7,200। समझ में आया? करो टेली। क्या? 281 200 दोनों तरफ आ रहा है, ठीक है, क्लियर। चलो, ये मेन पॉइंट था आपका। ये कैलकुलेशन के बिना कुछ भी नहीं होगा क्योंकि न्यू रेशियो नहीं आएगा आपका फिर, ठीक है। चलो।